और किसी का कोई क्वेश्चन था आई थिंक, वो एक्चुअली मैं देख नहीं पाया लास्ट टाइम, तो अभी आप पूछ सकते हैं दोबारा। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण क्या लेजिस्लेटिव एक्शन मॉडल में आएगा? फॉर्मेशन ऑफ संविधान का निर्माण आई थिंक इसमें आ भी सकता है, नहीं, क्योंकि संविधान अलग चीज है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम को लेकर के जो संविधान बनाया गया था, उस समय जो है जब देश आज़ाद हुआ तो उसको लेकर के संविधान बनाया गया था, ताकि आगे फ्यूचर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, या एक एक होता है ना गाइडिंग बुक, तो उसको हम संविधान बोलते हैं। तो गाइडिंग पहले से तैयार की जाती है ताकि आगे किसी प्रकार से प्रॉब्लम्स ना आए, जो भी रूल्स रेगुलेशन लोगों को फॉलो करने होते हैं, तो वो आई थिंक इसमें नहीं आएगा। ओके, सोशल एक्शन मॉडल में, राइट, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स ने नहीं बनाया था ना। ऐसा नहीं है कि पब्लिक ने कुछ बोला था या पब्लिक के द्वारा बोला गया कि हमको संविधान चाहिए, वो ब्रिटिशर्स ने बनाया हो। ओके, जब देश आज़ाद हो गया था तो उसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उसको बनाया गया था पहले से। ओके, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव सोशल एक्शन मॉडल। दूसरा है इकोनॉमिक सैंक्शन मॉडल। इकोनॉमिक सैंक्शन मॉडल का मतलब क्या होता है? एनीबडी? किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट करिए। एनीबडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शन मॉडल? देखिए, इसका फोकस होता है पैसे पर, मनी पर, कि कैसे लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है या लोगों को किस प्रकार से प्रॉफिट पहुंचाया जाए, फाइनेंशियल एड दिया जाए। इकोनॉमिकली हेल्प, बिल्कुल करेक्ट है। थ्रू द इकोनॉमिक पावर एलिट गिव सम सर्विस टू सोसाइटी। एलिट नहीं देते हैं सर्विस, एलिट कोशिश करते हैं, वो लोगों की वॉइस बनते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके पास पावर होता है, तो उसका इन्फ्लुएंस अपनी पोजीशन का, अपनी कंडीशन का वो इस्तेमाल करते हुए जो है लोगों तक प्रॉफिट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनका इकोनॉमिक बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनके जो अधिकार होते हैं जो डिनाई कर दिए जाते हैं कहीं ना कहीं सिस्टम के द्वारा, तो सिस्टम को इन्फ्लुएंस करना, सिस्टम को बताना, उनको प्रेशराइज करना, काइंड ऑफ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। ओके, जैसे कि जो कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, हजारों लोग काम करते हैं। ओके, तो कभी कभी इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, गाइडलाइंस होती है, उनको फॉलो नहीं करते। जो इनको अपने वर्कर को, अपने जो वर्कर है उनको जो फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए वो नहीं प्रोवाइड कराते हैं, बिकॉज दे आर ओप्रेस्ड, या बोल सकते हैं जो वर्कर हैं वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो एज ए यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, लेबर ऑफिसर्स होते हैं, हो सकते हैं, या कोई भी ऑफिसर्स होते हैं जो कि इस मैटर को देखते हैं, तो वो चाहे तो जो है उनको जो भी इनकी सर्विसेज हैं, अगर ये बात करके इंडस्ट्री के जो मैनेजमेंट होता है उससे बात करके इनकी जो बेसिक नीड है उनको फुलफिल करने के लिए मदद दे सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो जो पावरफुल लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं कि अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी बात मैनेजमेंट तक पहुंचाएंगे, और मैनेजमेंट को फिर उनकी जो गाइडलाइंस होती है कि उनको क्या क्या प्रोवाइड कराना है वर्कर को, जैसे कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, बच्चों के लिए एजुकेशन, या उनकी लगातार जो हर साल या 2 साल में जो उनकी बोल सकते हैं कि प्रॉफिट प्रोवाइड कराना, या उनकी जो सैलरी होती है सैलरी को बढ़ाना, हाई करना, इस प्रकार से बेसिक जो नीड है उनकी फुलफिल करना। थ्रेट टू ऑब्टेन बेनिफिट्स फॉर देयर क्लाइंट रिसोर्सेज एंड यूज इट्स थ्रेट। थ्रेट नहीं बोलेंगे, थ्रेट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो लेबर क्लास होती है उनको पता नहीं होता है लॉ के बारे में, कानून के बारे में, तो वो नहीं बता पाते कि इसको कैसे हम जो है इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो एज ए लेबर वेलफेयर ऑफिसर हुए, या फिर और भी एलिट क्लास हुए, जो लोग उनको नॉलेज होता है, जो पॉलिसी मेकर हैं या सोशल वर्कर होते हैं, उनको पता होता है, तो वो डायरेक्ट बात करते हैं, राइट। वो अपने अपने इंटरवेंशन के माध्यम से लोगों तक जो है उनकी प्रॉफिट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सैंक्शन मॉडल। ओके, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे डायरेक्ट फिस्कल मॉडल। ओके, ये सेकंड वाला था, इसमें अगर आपको डाउट है दोबारा बता सकते हैं। इकोनॉमिक सैंक्शन मॉडल, यानी किसी को डाउट है?
एक सोशल वर्कर भी यहाँ पर इंटरवीन कर सकता है, उसका भी इन्फ्लुएंस होता है, उसको नॉलेज होता है, वो भी एलिट क्लास के अंदर ही आएगा। ओके। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्ट फिजिकल मॉडल। डायरेक्ट फिजिकल मॉडल मतलब क्या होता है? हाँ, एनजीओ वर्कर हो सकते हैं। प्रोविजन एंड रेगुलेशन, डायरेक्ट फिजिकल मॉडल। डायरेक्ट फिजिकल मॉडल सम व्हाट सेम एज अ सोलर कॉन्फ्लिक्ट मॉडल, करेक्ट है। सोलर का जो मॉडल था, उनका जो प्रिंसिपल था, थ्रू द कन्फ्रंटेशन, थ्रू द कन्फ्लिक्ट, उसके माध्यम से जो है अपनी बात पहुंचाना। विद द फाइट एंड कन्फ्लिक्ट। डायरेक्ट फिजिकल का मतलब होता है यहाँ पर किसी प्रकार का वायलेंस नहीं करना है, दैट एक्सक्लूड ब्लडशेड। किसी प्रकार का क्राइम या वायलेंस नहीं करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोशल एक्शन के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने के लिए बड़े स्केल पर हम कोई धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, राइट, स्ट्राइक कर सकते हैं, मार्च करना, आंदोलन करना, राइट, कैंडल मार्च निकालना। जैसे आप देखा होगा कि कोई भी घटना घट जाती है बड़ी, तो दिल्ली में जो बोल सकते हैं इंडिया गेट, वहाँ पर लोग जो है कैंडल मार्च करते हैं, या किसी भी मुद्दे को लेकर के। तो ये सभी के सभी जो तरीके होते हैं ना, ये डायरेक्ट फिजिकल मॉडल कहलाता है, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई लॉबिंग नहीं करना है, ना किसी प्रकार का कोई पॉलिसी प्रोग्राम की बात करना है, ना ही किसी से बात करना, डायरेक्टली जा करके अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव ले लेना, कोई एक्शन ले लेना, ताकि फिर जो है वो मीडिया में आएगा, कवरेज मिलेगा उसको, सरकार उसके बारे में जानेगी, उनको पता चलेगा कि बेसिकली क्या इशू है, और वो जो है कुछ बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट फिजिकल मॉडल, कि जहाँ पर कई प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, राइट, कैंडल मार्च निकालना, धरना प्रदर्शन करना, प्रोसेसन करना, मार्च करना, ये सभी के सभी सोशल एक्टिविस्ट इनके द्वारा इंगेजमेंट किया जाता है, राइट। इसको बोलते हैं डायरेक्ट फिजिकल मॉडल। नेक्स्ट है पॉपुलर सोशल एक्शन। तीन प्रकार का होता है, तीनों को एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे। सोशल एक्शन, पहला है कॉन्सेंट्रेशन। स्पेलिंग ठीक कर लेना अपना, कॉन्सेंट्रेशन मॉडल। इसका मतलब क्या होता है, एनीबडी? ऑर्गेनाइजिंग पीपल, नहीं नहीं, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब अलग है। इसका मतलब होता है लोगों को शिक्षित करना, अवेयर करना, बताना, पढ़ाना, ताकि लोग अवेयर हों। कई प्रकार से हो सकता है, आपने देखा होगा स्पीच के माध्यम से, राइट, डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से भी बताया जाता है, फिल्म दिखा करके, पोस्टर दिखा करके। ओके, ये सभी तरीके होते हैं लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का। तो ये जो फोकस करता है कि जो भी सोसाइटी के अंदर किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है, उसको लेकर के जो जैसे एनजीओ है या बहुत सारी एजेंसी होती हैं, वो काम करती हैं कि कैसे, जैसे जो स्ट्रीट प्ले होते हैं, गांव गांव जा करके या शहरों में जा करके लोगों को अवेयर करना, बताना, स्पीच के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, न्यूज पेपर में उसकी खबर उसको निकाल करके जो ऑडिटोरियल पार्ट होता है उसमें इसके बारे में लिखा होता है। तो अवेयर किया जाता है पब्लिक को, लोगों को, क्योंकि लोगों को कभी कभी पता नहीं होता है समस्याओं के बारे में, पता होता है लेकिन उसको एक्शन लेते नहीं। तो जब तक लोगों को पता नहीं होगा, डिटेल में जानेंगे नहीं, तो फिर उस पर कैसे वर्क होगा। तो इस कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अवेयर करना, लोगों को बताना, समझाना, एजुकेट करना, अवेयर करना। ओके, ये पॉपुलर सोशल एक्शन मॉडल होता है, ये फोकस करता है पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों तक कैसे बात पहुंचेगी। यहाँ पर एलिट क्लास का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, या बोल सकते हैं थोड़ा बहुत होता है। तो किसी भी मीट पर लोगों को अवेयर करना, बिल्कुल करेक्ट। इसको बोलेंगे पॉपुलर सोशल एक्शन मॉडल का पहला कॉन्सेंट्रेशन मॉडल। एक्शन रिफ्लेक्शन मॉडल और कॉन्सेंट्रेशन मॉडल क्या सेम है? नहीं, एक्शन रिफ्लेक्शन मॉडल अलग होगा। कॉन्सेंट्रेशन मॉडल का मतलब ये नहीं होता है कि अगर हम लोगों को अवेयर करेंगे, तो वो जरूरी नहीं कि वो जो है एक्शन में इन्वॉल्व होंगे ही, हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ होती है कि हम कैसे लोगों को बताएं, अवेयर करें। ओके, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पर लोग जो है, लोगों को बताया जाता है, फिर भी लोग जो है एक्शन नहीं लेते हैं। एक्शन रिफ्लेक्शन ये थोड़ा सा अलग होता है। ओके, दूसरा
आपका डायलेक्टिकल मोबिलाइजेशन मॉडल। डायलेक्टिकल डायलेक्टिकल का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी, उनका जो कंसेप्ट था, ओके, एक्शन मॉडल का, डायलेक्टिकल अप्रोच का, वो उसी पे आधारित था कि कुछ बदलाव करना, कुछ रिफॉर्म करना, कि जो चीज़ अभी एग्जिस्ट करती है, ओके, वो ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका जो अल्टरनेटिव होता है, ये उम्मीद के साथ हम डेवलप करते हैं अल्टरनेटिव, कि वो बेहतर होगा पहले वाले से, चाहे आइडियोलॉजी हो, जैसे कि मान लीजिए किसी प्रेजेंट टाइम में किसी गवर्नमेंट है और लोग खुश नहीं है, उनको लगता है कि इनने कुछ बदलाव नहीं किया, कुछ समाज के अंदर कुछ बेहतरी नहीं आई, तो लोग दूसरी पार्टी को वोट देते हैं, उसको उसको वोट देकर के उसको जिताते हैं, नई आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं, ताकि इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वाला जो आइडियोलॉजी होगा, नेक्स्ट वाला जो सिस्टम होगा, जो स्ट्रक्चर होगा, वो पहले वाले से बेहतर होगा। उसको चाहे इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स मान सकते हैं, हम कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। कन्फ्लिक्ट ब्रिंग टुगेदर सिचुएशन, लॉजिकल डिस्प्यूट, ओके, उसको हम डायलेक्टिकल अप्रोच बोलते हैं। जहाँ पर हम लोगों ने बात किया था ना, थीसिस एंटीथीसिस, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होगा तो एक जो है नया आइडियोलॉजी डेवलप होगा, ओके, प्रोग्रेस इस प्रकार से, थोड़ा अगर आपको याद होगा, वो डायलेक्टिकल अप्रोच थी। कि एक प्रेजेंट सिचुएशन होती है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस को, सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट टाइम में क्या स्टेटस है सोसाइटी का, एक वो होता है, एक फ्यूचर का होता है, इसमें इसमें जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है, ओके, उसमें अगर हम बदलाव करेंगे, चेंज करेंगे, तो किस प्रकार की सोसाइटी हमारी डेवलप होगी। तो इसी इसी उम्मीद के साथ जो है पहले वाले सिस्टम में बदलाव करते हैं, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करना, इस उम्मीद के साथ कि वो बेहतर काम करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं डायलेक्टिकल अप्रोच, ओके, रिफॉर्म लाने के लिए, बदलाव करने के लिए। तीसरा है, तीसरा कौन सा है, डायरेक्ट मॉडल। जैसे 2014 के पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राइट, फिर उसके बाद बदलाव हुआ, चेंज हुआ, एनडीए गवर्नमेंट आई, तो लोगों ने किसी उम्मीद के साथ ही वोट दिए होंगे इनको, मेजोरिटी में आए थे कि जो भी समाज के अंदर बुराइयां हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनको रिजोल्व किया जाए, खत्म किया जाए। तो ये क्या है, यहाँ पर आइडियोलॉजी को जो बदलाव हुआ है, सडन चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी में है, इसका मतलब है काफी लोगों ने, ज्यादा लोगों ने वोट किए उनको, तो ये इलेक्ट्रॉन रिफॉर्म हुआ काइंड ऑफ, राइट। ये हम बोल सकते हैं, ये एग्जाम्पल आपका डायलेक्टिकल मोबिलाइजेशन मॉडल का। कई प्रकार से एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां पर बदलाव होता है पूरा। तीसरा है डायरेक्ट मोबिलाइजेशन मॉडल। इसका मतलब क्या होता है, अवेयर पीपल अबाउट द प्रॉब्लम्स, इट्स सोर्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। और एनीबडी, अवेयर पीपल अबाउट प्रॉब्लम्स एंड सोर्सेस, किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट मोबिलाइजेशन मॉडल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो इन्वॉल्व रहता है, मतलब लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। एक लेबर यूनियन टेकन अप एनी स्पेसिफिक इश्यू, बिल्कुल करेक्ट है। डायरेक्ट अप्रोच टू द टारगेट ग्रुप, ये भी करेक्ट है। जो एग्जांपल मैंने पिछली बार जो इसमें थ्योरी पार्ट में दिया हुआ था, जो फिश वर्कर का, तो उनके द्वारा कोई मूवमेंट चलाया गया था, तो बेस्ट एग्जांपल है डायरेक्ट मोबिलाइजेशन मॉडल का। कि जैसे कि जो लोग हैं, यूनियन है, राइट, सभी लोग मिलकर के एक यूनियन बनाएंगे, यूनियन इन्फ्लुएंस करेगा जो एमएलए एमपी होते हैं उनको, राइट, वो जा करके जो कहीं ना कहीं स्टेट में पार्लियामेंट में जा करके अपनी बात रखेंगे, गवर्नमेंट उस पर लॉ बनाएगी, कानून बनाएगी कुछ बदलाव करने के लिए, तो वो डायरेक्ट मोबिलाइजेशन मॉडल कहलाता है, जहाँ पर पूरी की पूरी पॉपुलेशन, पब्लिक इन्वॉल्व होती है, और वो इन्फ्लुएंस करती है, वो प्रेशराइज करती है अपने लोकल लीडर को, एमएलए एमपी को, वो जा करके उसको फिर उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं बात, और गवर्नमेंट जो कुछ सूटेबल पॉलिसी या प्रोग्राम्स तैयार करती है ताकि लोगों की लाइवलीहुड को बेहतर करना, या जो भी है उनकी जो समस्या है उसको सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ओके, तो ये आपका डायरेक्ट मोबिलाइजेशन मॉडल कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके,
क्लियर है? यहाँ कोई डाउट है कोई भी मॉडल में बताइए। फॉलो थियरी, इनका मॉडल क्या बोलता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। फॉलो थियरी मॉडल। दूसरे थे सोलोनेस्की। लोक शक्ति मॉडल और सोशल एक्शन मॉडल। अभी डिस्कस नहीं किए, सब डिस्कस करेंगे। अभी बताइए फॉलो थियरी मॉडल के बारे में। फॉलो थियरी का मतलब क्या मानना था, इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो किस प्रकार की थी। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सोलोनेस्की जो थे वो एक गरम दल के नेता टाइप के बोल सकते हैं, कि ये कन्फ्लिक्ट का यूज करते थे। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने बोला था ना, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, थ्रो दी कन्फ्लिक्ट, थ्रो दी कन्फ्रंटेशन। इसी प्रकार से ये भी सोलोनेस्की जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर थे, ये गर्म दल के नेता थे। इनका मानना था कि कंट्रोवर्सी के माध्यम से हम बदलाव कर सकते हैं। कंट्रोवर्सी नहीं होगी, मास मोबिलाइजेशन नहीं होगा, तो बड़े स्केल पर हम बदलाव नहीं कर पाएंगे। ही टॉक अबाउट द एजुकेशन ब्रिंग रिफॉर्म्स। बिल्कुल पॉलो फियरी का ऐसा मानना था। इनका जो कंसेप्ट था वो था कॉन्सेंटाइजेशन का। ओके, कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं मासेस में थ्रू दी एजुकेशन। ओके, अवेयरनेस के माध्यम से इनका ऐसा मानना था कि अवेयरनेस के माध्यम से हम कहीं ना कहीं जो भी कारण है समस्याओं का, चाहे सोशल प्रॉब्लम हो, पॉलिटिकल इशू हो, इकोनॉमिक ऑपरेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसको लेकर के उसका जो रीजन होता है, जो कॉज होता है, उसको हम समझ सकते हैं शिक्षा के माध्यम से अवेयर करके लोगों को, और उसमें बदलाव कर सकते हैं। ओके, इनके द्वारा एक कोड दिया गया था, एजुकेशन डज नॉट रिफॉर्म वर्ल्ड। शिक्षा से हम दुनिया को नहीं बदल पाएंगे, लेकिन एजुकेशन चेंज द पीपल। हम लोगों को बदल सकते हैं शिक्षा के माध्यम से, एजुकेट करके, उनको अवेयर करके। और जब लोग जो एजुकेट हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो वो दुनिया को बदल सकते हैं। दिस इज मेंशन बाय द पॉलो थियरी। तो ये काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये नरम दल के नेता है। राइट, ये बात करते हैं अवेयरनेस की, एजुकेशन की। ओके, उसके माध्यम से कैसे हम बदलाव कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका और बाकी सोलोनिस के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। इनका जो मानना था कि कंट्रोवर्सी के माध्यम से हम बदलाव कर सकते हैं, और इनका मानना है कि प्रॉब्लम क्या है लोगों को पता है, इसका सोल्यूशन क्या है ये भी पता है, लेकिन चूंकि इनके पास पावर नहीं है, इसी वजह से ये बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। पावर आएगा कैसे? थ्रू दी मास मूवमेंट। लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, कम्युनिटी के लोगों को, थ्रू दी कन्फ्रंटेशन, थ्रू दी कन्फ्लिक्ट, इसके माध्यम से बदलाव आएगा। ये इनका मानना है। ओके, बाकी की बात हम लोग कल डिस्कस करेंगे क्लास में। लोक शक्ति मॉडल जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित है। गांधी का जो पर्सपेक्टिव था कि कैसे हम समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर बदलाव कर सकते हैं, तो गांधी के जो प्रिंसिपल है सोशल एक्शन के, वो हम डिस्कस करेंगे कल। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, क्लियर है? कल हम लोग जो है पूरा का पूरा ये कंप्लीट कर देंगे, ये यूनिट। राइट, ओके। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अगर कोई भी डाउट है तो बता दीजिए, करिए बीच बीच में। Follow Fieri model to create awareness among masses through the education, the concept of conscientization, education people. करेक्ट, बिल्कुल सही लिखा आपने। ओके, चलिए ठीक है, तो गुड नाइट एवरीवन। पढ़ते रहिए, पढ़ाई करिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और जो भी डाउट है, देखिए जो ग्रुप बनाया गया, ग्रुप का जो पर्पज है कि आप लोग को डाउट है तो आप ग्रुप में मैसेज करिए, और सभी लोग आंसर देंगे। आप जैसे कोई लिख देता है कि सर इसका आंसर दीजिए, कभी कभी मेरे पास समय नहीं होता है उस टाइम पर जब आप क्वेश्चन शेयर करते हैं, तो ग्रुप में इतने लोग हैं, 50 40 सभी स्टूडेंट हैं, आप लोग उसको सर्च करिए, आप खुद उसका आंसर निकालिए, क्योंकि एग्जाम तो आपको देना है। अगर आपको भी उसका आंसर नहीं आ रहा है, देन मैं उसका आंसर बता दूंगा। बट कोशिश करिए कि प्रॉपर एक इंट्रक्शन हो, डिस्कशन हो ग्रुप के अंदर। राइट, डिस्कशन होगा तो बेहतर तरीके से आप लोग भी आंसर। पहले वाला जो ग्रुप था, पहले वाला जो बैच था, इससे पहले वाला 2021 वाला, उसमें बहुत ज्यादा जो है डिस्कशन हुआ करता था, बच्चे आपस में इंटरेक्ट करते थे बहुत ज्यादा। ओके, ओके, बाकी की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।
और हाँ, एक एक दो और बात बताना था। ग्रुप में किसी ने अभी मैसेज किया था ना कि सर टॉपिक के बारे में बता दीजिए, करिए कौन सा टॉपिक पढ़ाना है कल। देखिए आज जो हम लोग डिस्कस किए हैं यहाँ तक कर लिए। अब चूंकि आपके पास नोट्स हैं, आप देख सकते हैं कि आगे क्या पढ़ाना है, तो बेसिक उसकी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। हम लोग यूनिट 4 डिस्कस कर रहे हैं और लगभग आधे से ज्यादा डिस्कस हो चुका है, तो बचा हुआ आपको पढ़ लेना है। आपके पास नोट्स हैं, आपके पास सिलेबस है ही, तो आई थिंक बताने की जरूरत है नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सडन कुछ अगर हम डिस्कस करते हैं, जैसे यूनिट 4 के बाद यूनिट 6 डिस्कस करेंगे, तो आपको बता देंगे कि आज हम ये यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं या इसका ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं, यूनिट 1 2 3 4। तो आई थिंक जो जहां तक डिस्कस कर चुके हैं इसके आगे ही डिस्कस करेंगे, तो उसको आप आगे पैसे रिवाइज कर लीजिए। ओके। बाकी जो क्विज है, क्वेश्चन, वो मैं कल से अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। जो कॉमन ग्रुप है, बड़ा वाला जो ग्रुप है सीपी यादव क्लासेस से, तो वहाँ से आप उसको क्विज को वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। डेली में 10 क्वेश्चन एटलीस्ट वहाँ पर शेयर करूंगा। ओके। चलिए ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर।